हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं लॉजिकल स्टडी अड्डा में। और आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया के इतिहास को बदल दिया था। 1757 क्रांति, जिसे प्लासी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई हुई थी और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। लेकिन इसे पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दिया जाता है कि यह हार जो है हार हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने छल कपट दिखाई थी। और इसका मुख्य कारण था सिराजुद्दौला के खुद अपने लोग, जिन्होंने उनके साथ ये छल कपट किया था। इसलिए कहा जाता है कि घर के भेदी लंका ढाए, जो यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होता है। और इसी कारण से सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध को हार गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका कारण क्या था और इसका क्या परिणाम हुआ। मेन इस प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अधिकांशतः कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे मेंस हो और चाहे कोई भी एसएससी या बैंक का एग्जाम हो, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चले आते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, देखिए वीडियो को बिल्कुल समझते चलिएगा, इसे बीच में स्किप करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। जब पूरी तरह से देखिएगा वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा, और सुनने का प्रयास कीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो सिराजुद्दौला जो है वह बंगाल के नाती थे और उन्हीं को गद्दी पर बिठा दिया गया था। तो इस बात से जो उनके लोग थे, जिनका वहाँ हक था कि वे बनते वहाँ के नवाब, तो जिस कारण से नहीं बन पाए तो वे सब उनके खिलाफ हो गए थे। तो इसका कारण दिखता है उस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। ये पूर्ण रूप से कारण दिख जाता है कि रियली में उनसे अपने लोग काफ़ी क्या थे, खफा थे। और लेकिन उनके जो नाना जी थे उनको इन पर पूरा भरोसा था, इस कारण से उन्होंने इनको गद्दी पर बिठा दिया। अब देखने का प्रयास यह करते हैं कि वास्तविक में हुआ क्या था। सिराजुद्दौला के साथ वे सारे शख्स जो ले डूबे बिल्कुल सिराजुद्दौला को, जो सबसे बड़े धोखेबाज थे, जिनमें सबसे पहले आते हैं सेनापति मीर जाफर, सेनानायक राय दुर्लभ, व्यापारी अमीर चंद मानिक चंद और साहूकार जगत सेठ। और ऐसे कई सारे ऐसे व्यापारी थे और उनके खुद के लोग थे जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को किसी तरह इस गद्दी से हटाया जाए। बात करते हैं सेनापति मीर जाफर और सेनानायक राय दुर्लभ, जो सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति में से एक थे। यानी इनके पास सारे जो सैनिक थे इन्हीं के अंडर में थे लगभग। और व्यापारी अमीर चंद मानिक चंद, जो इनको नहीं चाहते थे कि राजगद्दी पर बैठे सिराजुद्दौला के लिए, परंतु वे आ चुके थे और जिनसे इनके व्यापार में काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही धोखेबाज टाइप के आदमी थे और लूटपाट करने वाले थे, ठगने वाले कह सकते हैं। तो जिस कारण से सिराजुद्दौला के काल में, यानी उनके समय में, इनकी खूब नहीं चल रही थी। तो ये चाहते थे कि किसी तरह इनको यहाँ से हटाया जाए। और साहूकार जगत सेठ, ये साहूकार है और इनका काम है धोखेबाजी करना, लूटना, ठगना, ये सब चीज़ थे। तो इन सब जो है फल फूल नहीं रहे थे सिराजुद्दौला के काल में। तो अब जो है स्टार्ट होता है यहाँ से इनका जो क्रियाकलाप जो होता है धोखा करने का, ये शुरुआत होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं अमीर चंद की। अमीर चंद से बात किए लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव जो है अमीर चंद से बात किए और वे इनके माध्यम से सेनापति मीर जाफर से बात करना चाहते थे। तो अमीर चंद ने इसके लिए बहुत सारे अपना प्रलोभन दिखाया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रलोभन दे दिए। और तब जाके लॉर्ड क्लाइव ने इसकी सारी जो चीज़ थी, इनकी जो मांग थी, उसको पूरा कर लिया गया। परंतु वही कहते हैं ना कि भाई जब गए हो शेर के पास तब तो खुद मरोगे ही, क्योंकि वह किसी का नहीं हुआ है। तो यही बात हुआ कि अमीर चंद से पहले तो वो हामी भरवा लिया कि हाँ ठीक है, हम आपका बात मानेंगे और आपको जितना आपका मांग है मैं आपको पूरा कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सेनापति मीर जाफर से उनकी मीटिंग फिक्स कराई गई अमीर चंद के द्वारा, उसके पहले ही अमीर चंद को क्या करा दिया गया था, मरवा दिया गया था। लो, ज़्यादा चाहिए धन दौलत, तो गया काम से वो मीर चंद। तो अब जो है मीर जाफर से हो गई बैठक।
अब मीर जाफर से जब बैठक हुई तो मीर जाफर ने भी क्या किया, अपने कई सारे शर्त रख दिए, ठीक है। लेकिन मीर जाफर का शर्त बस एक ही था कि बस मुझे क्या करो, बंगाल की गद्दी पर बैठा दो। उसके दिमाग में बस यही था। अब देखिए, सोचने की बात यह है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा था इन लोगों के साथ ही। तो देखिए, इसका भी एक निर्णायक फैसला लिया था लॉर्ड क्लाइव ने। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, 1756 में कलकत्ता, जो पहले अलीपुर था, तो उसके संधि हुआ 1756 में वहाँ के शासक के लिए। तो सिराजुद्दौला उस टाइम बंगाल के शासक थे और उस टाइम ब्रिटिश काल में क्लाइव और वाटसन थे। तो क्लाइव और वाटसन और सिराजुद्दौला के बीच में यह संधि हो गई कि मतलब वहाँ पर जो अधिकार है वो सिराजुद्दौला का ही होगा। लेकिन क्लाइव जो है इसी टाइम से नाखुश था। वो चाहता था कि नहीं, पूरे बंगाल पर आधिपत्य जो है वो हमारा हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधिपत्य करने का बहुत सारा फायदा था। यहाँ पर अच्छे खासे उस टाइम फसल हो रहे थे, लोग ज़्यादा थे यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वहाँ पर धन संपत्ति की बहुत प्रचुर मात्रा थी। सारे राजा महाराजा और व्यापारी जो है यहीं पर आकर व्यापार किया करते थे। तो इस कारण से ये क्लाइव सोच रहा था कि किसी भी तरह सिराजुद्दौला को राजगद्दी से हटाया जाए, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक बंगाल पर हम लोग सही तरीके से हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्लाइव का कथन था किसके साथ, सेनापति मीर जाफर के साथ, जहाँ पर उनके कुछ शर्तें थे। कहा कि ठीक है, हम तुमको बना देंगे कहाँ का नवाब, कलकत्ता का, यानी बंगाल का बना देंगे। मान लो मेरा कुछ शर्त मान लो। अब इतना बेवकूफ़ तो क्लाइव है नहीं कि भाई सब कुछ तुमको दे ही देगा। तो उसने क्या कहा कि नवाब तुम रहोगे, ठीक है, कलकत्ता प्रशासन हमारा रहेगा, लेकिन व्यापारिक रूप में रहेगा, ठीक है ना। मतलब कहा कि ठीक है, प्रजा को तुम देखो, लेकिन व्यापारी रूप से यहाँ पर हमारा हक रहेगा। अब प्रजा से मतलब क्या है भाई क्लाइव को, उसका तो जो काम था वही करेगा। तो वह व्यापारी के रूप में अपने आप को कवर करने वाला था। और दुर्ग निर्माण बोला कि जितनी सारी फैक्ट्रियाँ होगी उन सब का दुर्ग निर्माण होगा, यानी कि वो किलाबंदी किया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहे। और चौथा 24 परगना, यानी जमींदारी मिलेगा। तो 24 जमींदारी मिलेगा उनको परगना के। अब बेवकूफ़ नहीं था क्लाइव, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर वो फैक्ट्री है, वो सेना वहाँ पर है, बहुत सारे जो वहाँ पर वो कार्यकलाप कर रहा है, तो उन सब को चलाने के लिए उसे पैसे तो चाहिए। तो वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे नहीं देगी उसको? तो वो वहीं के लोगों से काम करवा कर, वहीं से पूंजी निकाल कर शासन भी करेगा और यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर कर धीरे धीरे वो भारत की ओर क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी भारत को कब्जा करेगा, ठीक है। तो ऐसा उसका सिद्धांत था और वो उसी पर क्या कर रहा था, अमल कर रहा था। बेवकूफ़ नहीं था क्लाइव कि वो सब कुछ क्या करने वाला है, मीर जाफ़र को दे देने वाला था। बहुत ही समझदार था और होशियार बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सब बात मान लेता है कौन, मीर जाफ़र। इसलिए कहा भी जाता है कि क्लाइव का गधा कौन, तो मीर जाफ़र। अब यहाँ पर सब कुछ तो हो चुका था। अब युद्ध की रणनीति थी कि मतलब युद्ध कैसे लड़ा जाए भाई। आखिर क्या है, आप किसी के साथ ऐसे तो युद्ध नहीं कीजिएगा। तो उसने पहला आरोप क्या लगा दिया कि आप जो है फ्रांस के साथ मिल गए हैं। उस टाइम जो सप्तवर्षीय योजना चल रही थी, मतलब जो युद्ध चल रहा था, योजना नहीं युद्ध चल रहा था, तो इसका आरोप लगा दिया कि आप फ्रांस से मिले हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस टाइम भी उसने इग्नोर कर दिया सिराजुद्दौला ने, और दोबारा क्या बोला कि आप अलीपुर संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वो समझते थे सिराजुद्दौला कि ये सब मधुमक्खी है और इनसे भिड़ने से क्या होगा कि ये सारे क्या हो जाएगा, उनसे जो है जूझ जाएंगे, मतलब कि उनसे फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो उनसे दूर रहना चाहते थे, ठीक है। अब जो है इसके बाद भी अब वो करे तो क्या करे। अब उसने क्या किया, अब एक नया उपाय लगाया। उसने क्या किया, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद गेट पर हमला कर दिया, जो पटवा गेट कहलाता है, ठीक ना, पटवा गेट। तो वहाँ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया भाई। तो अब तो बात तो हो गया ना कि अब तो घर पे अगर कोई चढ़ जाए तो क्या किया जाए, अब तो युद्ध करना ही है। तो उसने क्या कर दिया, युद्ध का जो बिगुल है उसने बजा दिया, ठीक है।
प्लासी का युद्ध जो हुआ ये भी एक रणनीति के साथ हुआ। वो चाहता था कि यह युद्ध कलकत्ता में न होकर प्लासी के मैदान में हो, जो गंगा नदी के किनारे है, ताकि वो चाहता था कि जब वहाँ सिराजुद्दौला आ जाएगा ना तो वहाँ से फिर भाग नहीं पाएगा, क्योंकि कल जो है उनके पास सैनिक बहुत ज़्यादा है। कलकत्ता में युद्ध होगा तो संभावना है कि अंग्रेज हार जाए, इसलिए उसने तय किया कि इसे जो है प्लासी के मैदान में लड़ा जाए, और जिसके लिए यह कार्य दिया गया मीर जाफ़र को कि वह किसी भी तरह सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में लेकर आए, क्योंकि उनके पास लगभग 50,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला के पास, और किनके पास, अंग्रेज़ों के पास लगभग 4,000 सैनिक थे, जिसमें 950 यूरोपियन थे जो पैदल थे, और 100 तोपची थे यानी तोपों के साथ, 2900 लगभग भारतीय सेना थे और 50 नाविक थे। लेकिन सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे, तो हारना नामुमकिन था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि इनमें जो कुछ सेनापति थे, जो सेनापति कौन थे, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, जो क्या थे दगाबाज निकले, और क्या किए कि जब सैनिक आगे बढ़े तो इन्होंने क्या किया, अपने सैनिक को आदेश भी नहीं दिया। जब आदेश नहीं दिया तो वो लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। तो लेकिन कुछ ऐसे सेनापति थे जो उनके आज्ञा को मानते थे और जो उनके पक्ष में थे, सिराजुद्दौला के पक्ष में, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनका नाम था क्या नाम था, मीर मदन और मोहनलाल। तो मीर मदन मोहनलाल जो क्या थे, उन्होंने साथ दिया सिराजुद्दौला का, और उन्होंने कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और लेकिन इसी बीच में क्या हो गया, मीर मदन की मृत्यु हो गई। तो मोहनलाल ने क्या किया कि वो चाहते थे कि बंगाल के नवाब को किसी तरह बचाया जाए। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि आप कुछ टुकड़ी सेना को लीजिए और चले जाइए आप बंगाल, ठीक है, हम इधर संभाल लेंगे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मीर जाफ़र का जो बेटा था मीर जाफ़र का मीरन जो है, उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, कत्ल कर दिया सिराजुद्दौला को बीच रास्ते में ही। तो इस कारण से क्या हो गया, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। तो यह जो युद्ध है किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि यह जायज़ युद्ध था, क्योंकि युद्ध में हमेशा बराबर के साथ लड़ाई होती है, ठीक है, और बराबरी के साथ और बिल्कुल स्पष्ट, कोई धोखा के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत छल कपट के साथ युद्ध को जीता गया। इसलिए बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि यह युद्ध नहीं था, ठीक है। जिसमें नवीन चंद्र सेन है, उन्होंने कहा कि यह तो युद्ध जो है एक ऐसा था जहाँ से अनंत अंधकार की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नवीन चंद्र सेन ने कहा था अनंत अंधकार रात्रि की शुरुआत हुई। और इसके बाद बहुत सारे इतिहासकार ने यह भी कहा कि यहाँ से यानी इस युद्ध के बाद से मध्ययुगीन युग जो है वह समाप्त हो जाता है, और एक नवीन युग यानी कि आधुनिक युग की क्या होती है, शुरुआत होती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो बाकी बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। और जो भी आपको अच्छा बुरा लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर पाएँ, अगर ऐसा होता है तो। थैंक यू।